साल था 1925। आइंस्टाइन अपने एक यंग स्टूडेंट एस्थर सैलेमान के साथ बर्लिन की सड़कों पर वॉक कर रहे थे कि तभी बातों बातों में आइंस्टाइन ने अपने स्टूडेंट को कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि भगवान ने इस दुनिया को कैसे बनाया। मैं उन फेनोमेनाज में इंटरेस्टेड नहीं हूँ जिनसे ब्रह्मांड का जन्म हुआ, बल्कि मैं तो भगवान के थॉट्स को समझना चाहता हूँ। बाकी क्या कैसे हुआ वो तो बस डिटेल्स है। अब कई वैज्ञानिक आइंस्टाइन के इस कोट को उनकी एक उलझन मानते हैं, क्योंकि साल 1915 में फिजिक्स वर्ल्ड की मोस्ट सक्सेसफुल थियरी द थियरी ऑफ रिलेटिविटी देने के बाद भी आइंस्टाइन इसकी मदद से यूनिवर्स के कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, जैसे कि द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स एंड बिहेवियर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इसीलिए अब आइंस्टाइन एक ऐसी थियरी की तलाश में थे जो उनके यूनिवर्स से जुड़े हर सवाल का जवाब दे सकती थी, एक ऐसी इक्वेशन जो पूरे यूनिवर्स या फिर शायद मल्टीवर्स की फिजिक्स को भी एक्सप्लेन कर सकती थी। इस थियरी का नाम रखा गया द थियरी ऑफ एवरीथिंग, एक थियरी जिसके पास यूनिवर्स से जुड़े हर सवाल का जवाब है, जैसे ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी में क्या होता है, बिग बैंग क्यों हुआ था और क्या हम किसी मल्टीवर्स में मौजूद है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी थियरी के बारे में जानने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। द थियरी ऑफ एवरीथिंग। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि हमारा यूनिवर्स 4 फंडामेंटल फोर्सेस से गवर्न होता है: ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब इन चारों फंडामेंटल फोर्सेस को हम विज्ञान जगत की 2 डिफरेंट एंड मोस्ट सक्सेसफुल थियरी से डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली थियरी है जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसे साल 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा दिया गया था। इस थियरी का मेन फोकस ग्रेविटी है, जिसमें यह हमें स्पेस टाइम फैब्रिक को थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट की मदद से समझाती है, जिससे हमें यूनिवर्स में लार्ज स्केल बॉडीज जैसे कि प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज एंड इवन क्लस्टर्स के एवोल्यूशन और फॉर्मेशन को समझने में मदद मिलती है। और ये थियरी इसमें काफी ज्यादा एक्यूरेट भी है। पर 19th सेंचुरी के एंड में जब वैज्ञानिकों का पाला सब एटॉमिक पार्टिकल से पड़ा, तब उन्होंने देखा कि क्वांटम वर्ल्ड में पार्टिकल्स क्लासिकल फिजिक्स के रूल्स को फॉलो नहीं करते, यहाँ तक कि थियरी ऑफ रिलेटिविटी भी यहाँ पर फेल हो जाती है। जिसके बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर रिसर्च करते करते एक नई फिजिक्स की ब्रांच ओपन हुई, जिसे हम आज क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, जिसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए न्यू सेट ऑफ रूल्स बनाए गए, जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड से काफी ज्यादा डिफरेंट थे। अब देखो, दुनिया भर के बेस्ट वैज्ञानिक लाइक आइंस्टाइन, मैक्सवेल, हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर एंड डी ब्रॉगली ने इस नई दुनिया के रूल्स को समझने में काम किया, जिससे एक नई थियरी इमर्ज हुई, जिसे नाम दिया गया क्वांटम फील्ड थियरी, जो क्वांटम वर्ल्ड में काम करने वाले यूनिवर्स के 3 नॉन ग्रेविटेशनल फोर्स को भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन करती है। अब इन 3 फोर्सेस में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को उनके चार्ज के मुताबिक एक साथ होल्ड करके रखती है। सेकंड फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक क्वार्क की मदद से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन फॉर्म करती है। इसके अलावा बची हुई तीसरी फंडामेंटल फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स, जो कि रेडियो एक्टिव डीके के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब दोस्तों, इन तीनों फोर्सेस को कंबाइन करके एक्सप्लेन करने वाली क्वांटम फील्ड थियरी के मुताबिक यूनिवर्स में हर तरह के क्वांटम पार्टिकल का अपना एक इंडिविजुअल फील्ड होता है, जो पूरे यूनिवर्स में फैला होता है, और ये फील्ड उनके एनर्जी लेवल के मुताबिक एक दूसरे के ऊपर होते हैं। अब एग्जांपल के लिए, अगर हम किसी हाइड्रोजन एटम को इस फील्ड में इमेजिन करें, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, और एक प्रोटॉन में टोटल 3 क्वार्क होते हैं, 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। इसीलिए अब अगर इन्हें हम क्वांटम फील्ड में देखें, तो हमें अप क्वार्क वाले फील्ड में 2 एनर्जी पीक देखने को मिलेंगे, जबकि डाउन क्वार्क फील्ड में हमें एक एनर्जी पीक देखने को मिलेंगी। इन क्वार्क की पीक से ही एक प्रोटॉन पार्टिकल का फॉर्म हुआ है। अब इसके चारों ओर हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करता है, इसलिए यहाँ हमें इलेक्ट्रॉन के फील्ड में भी एनर्जी पीक दिखेगा, जो इन क्वार्क्स के एनर्जी पीक को चारों ओर से ऑर्बिट कर रहा होगा। वैसे इस थियरी को विज्ञान जगत में काफी पसंद किया जाता है, क्योंकि ये थियरी हमें बताती है कि ब्रह्मांड में मौजूद हर एक इलेक्ट्रॉन एक ही क्वांटम फील्ड का हिस्सा है, चाहे अब वो मेरे शरीर में मौजूद इलेक्ट्रॉन हो, या फिर आपके शरीर में मौजूद, या फिर यूनिवर्स के किसी स्टार में मौजूद है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ये कहा था कि ये थियरी भी केवल 3 फंडामेंटल फोर्सेस का ही यूनिफिकेशन कर पाती है, और इस थियरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये ग्रेविटी को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती। यानी कि देखो, ये केवल क्वांटम लेवल पर सीमित रह जाती है,
इन शॉर्ट, हमारे पास कोई भी ऐसी थियरी नहीं है जो यूनिवर्स के चारों फंडामेंटल फोर्सेस को एक कर सके। और इसीलिए जब यूनिवर्स में कहीं बिग स्ट्रक्चर्स लाइक प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज की बात आती है तो वहां पर हम होने वाले फिनोमेना को प्रिडिक्ट कर पाते हैं और एक्सप्लेन करने के लिए थियरी ऑफ रिलेटिविटी का यूज भी कर सकते हैं। जबकि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्वांटम वर्ल्ड से रिलेटेड किसी भी फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्वांटम फील्ड थियरी का प्रयोग करते हैं और अपने अपने एरियाज में इन दोनों के रिजल्ट भी काफी एक्टिव भी होते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि यूनिवर्स में बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका जवाब इन दोनों ही थियरीज में नहीं दिया जा सकता, जैसे कि ब्लैक होल सिंगुलैरिटी पर क्या होता है और बिग बैंग के समय क्या हुआ था या फिर बिग बैंग से पहले क्या मौजूद था। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि इस तरह के क्वेश्चन पर क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल फिजिक्स ये दोनों ही कोलैप्स हो जाती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट इन सवालों का जवाब देने के लिए हमें एक ऐसी थियरी की जरूरत होगी जो यूनिवर्स में सभी फंडामेंटल फोर्सेस को कंबाइन कर सके, यानी एक थियरी जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो और तीनों न्यूक्लियर फोर्सेस भी शामिल हो। इन शॉर्ट, एक ऐसी थियरी जो जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम फील्ड थियरी को आपस में कनेक्ट कर सकती हो, और यही होगी हमारी थियरी ऑफ एवरीथिंग या क्वांटम ग्रेविटी थियरी, जिसमें केवल एक ही थियरी की मदद से हम यूनिवर्स में स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट लाइक क्वांटम पार्टिकल से लेकर लार्ज स्केल कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स सबको एक सिंगल इक्वेशन से एक्सप्लेन कर सके। जिसका मतलब ये थियरी ब्लैक होल सिंगुलैरिटी पर भी काम करेगा और बिग बैंग की सिंगुलैरिटी पर भी, और इसीलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी मदद से हम ब्लैक होल के अंदर क्या है ये भी जान पाएंगे और बिग बैंग के दौरान आखिर क्या हुआ था ये भी। बट द बिगेस्ट क्वेश्चन हियर इज, डू वी हैव ए थियरी ऑफ एवरीथिंग? तो इसका जवाब काफी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि एक थियरी ऐसी है जो कई दशकों से साइंटिफिक कम्युनिटी में थियरी ऑफ एवरीथिंग की बिगेस्ट कैंडिडेट बनकर खड़ी है, लेकिन उसमें ऐसी कई कमियां हैं जिसे नजरअंदाज करना काफी मुश्किल है। तो देखो, इस थियरी का नाम है स्ट्रिंग थियरी। अब देखो, स्ट्रिंग थियरी एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जो फिजिक्स की दो फंडामेंटल थियरीज ऑफ नेचर, क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के यूनिफिकेशन से बनी है, जिसकी एक प्रेडिक्शन कहती है कि बिग बैंग के शुरुआती समय में 10⁻⁻43 सेकेंड्स तक यूनिवर्स के चारों फंडामेंटल फोर्सेस एक साथ कंबाइंड थे, पर इसके बाद ही ये अलग हो गए। अब इस थियरी की जो बात मुझे सबसे फैसिनेटिंग लगती है ना, वो ये है कि इस थियरी का कहना है कि यूनिवर्स का हर एक पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन्स एंड क्वार्क्स कोई भी पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं है, बल्कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ये वन डायमेंशनल स्ट्रिंग्स और लूप्स ऑफ एनर्जी है, और इन स्ट्रिंग्स के डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेट करने से ही डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स और उनकी प्रॉपर्टीज का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल, इन स्ट्रिंग के खास तरह के वाइब्रेटिंग नेचर से इलेक्ट्रॉन पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है, जबकि स्ट्रिंग के एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशन से प्रोटॉन का। अब देखो, इतना ही नहीं बल्कि स्ट्रिंग थियरी के मुताबिक ये स्ट्रिंग्स के डिफरेंट वाइब्रेशनल पैटर्न्स ही इन पार्टिकल्स के मास, चार्ज, स्पिन जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिसाइड करते हैं। पर स्ट्रिंग थियरी की जो बात सबका ध्यान अपनी ओर खींचती है वो ये है कि इस थियरी को काम करने के लिए 11 डायमेंशंस की जरूरत होती है। यानी इस थियरी का कहना है कि हमारे 4 डायमेंशनल यूनिवर्स में जहां 4th डायमेंशन टाइम की है, वहां इसके अलावा भी 7 और डायमेंशंस छिपी हुई है। पर क्योंकि ये डायमेंशंस काफी छोटी है, इसीलिए उन्हें करंट टेक्नोलॉजी से डिटेक्ट कर पाना या देख पाना अभी इंसानों के लिए इम्पॉसिबल है। अब इस थियरी की सबसे प्रॉमिसिंग बात यह है कि ये एक यूनिक बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देती है, और वो ये है कि व्हाई ग्रेविटी सो मच वीकर देन एनी अदर फंडामेंटल फोर्सेस, जिसमें स्ट्रिंग थियरी के मुताबिक यूनिवर्स में 4 डायमेंशंस के अलावा भी मौजूद एक्स्ट्रा डायमेंशंस है, जिसमें ग्रेविटी स्प्रेड होती है, जो इसका प्रभाव इस 4th डायमेंशन वाले स्पेस टाइम में कम कर देती है। इसके अलावा रिसेंटली अमेरिकन फिजिसिस्ट समीर माथुर और उनकी टीम ने जब स्ट्रिंग थ्योरी को ब्लैक होल सिंगुलैरिटी पर अप्लाई किया, तब उनकी रिसर्च में सामने आया कि ब्लैक होल का ज्यादातर हिस्सा बिल्कुल खाली होता है और उसमें बिल्कुल सेंटर में बॉल शेप्ड में उस ब्लैक होल का सारा मास लोकेटेड होता है, जहां ब्लैक होल के अंदर जाने वाले सभी ऑब्जेक्ट्स की फंडामेंटल पार्टिकल्स की स्ट्रिंग्स इंटरैक्ट करती है, जिसे वैज्ञानिकों ने फज बॉल्स नाम दिया। अब देखो ये कितना सही है और कितना गलत, इसके बारे में तो ऑब्जर्वेशन और टेस्ट से ही पता चलेगा। बट इस बात में कोई शक नहीं है कि स्ट्रिंग थ्योरी में भी कई प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली इसकी 11 डायमेंशंस को लेकर, जिनकी कैलकुलेशन के मुताबिक हमारा ये यूनिवर्स एक मल्टीवर्स का हिस्सा है, जहां टोटल 10⁵ यूनिवर्सेस एक साथ मौजूद है, जिनमें स्ट्रिंग के डिफरेंट वाइब्रेशन और उनसे बनने वाले डिफरेंट क्लॉथ्स एंड पार्टिकल्स के कारण अलग अलग फिजिक्स के लॉज के यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है, जिनमें से कई में तो ग्रेविटी या फिर न्यूक्लियर फोर्स भी मौजूद नहीं होंगे। यानी इन सभी यूनिवर्सेस में कुछ
कुछ ना कुछ डिफरेंट है और इनमें से कुछ ही हैबिटेबल है, जिनसे कि एक हमारा यूनिवर्स है, जो सुनने में काफी मजेदार तो लगता है बट प्रैक्टिकल होकर देखा जाए तो इसे वेरीफाई करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हालांकि देखो ये समझना भी जरूरी है कि स्ट्रिंग थियरी अब भी डेवलप की जा रही है, इसकी कमियों को दूर किया जा रहा है और इसे अभी ऑफिशियली थियरी ऑफ एवरीथिंग वाली कैटेगरी नहीं मिली है, क्योंकि अभी इसके हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस मौजूद नहीं है। इसके अलावा ये थियरी मैथमेटिकल लेवल पर भी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी से भरी है। बट देखो इससे बेहतर 4 फंडामेंटल फोर्सेस को कंबाइन करने वाली थियरी अभी हमारे पास कोई और भी नहीं है। इन शॉर्ट वी डोंट हैव एनी परफेक्ट थियरी जो हमें यूनिवर्स से रिलेटेड हमारे सभी सवालों का जवाब बिना किसी प्रॉब्लम के दे सके। तो अब सवाल आता है कि व्हाई इट इज सो हार्ड टू फाइंड द थियरी ऑफ एवरीथिंग। तो देखो इसके कई सारे कारण हैं, जिसमें से पहला यह है कि हम अभी भी नहीं जानते कि क्वांटम लेवल पर ग्रेविटी किस तरह से काम करती है, और ना ही हम अभी तक ऐसा कोई पार्टिकल ढूंढ पाए हैं जो ग्रेविटी जनरेट करने में रिस्पॉन्सिबल हो। मतलब अभी तो हमारे लिए ग्रेविटी ही एक सबसे बड़ी मिस्ट्री है जो थियरी ऑफ एवरीथिंग को कंप्लीट करने में सबसे बड़ी परेशानी पैदा करती है। अब इसके बाद दूसरी बड़ी समस्या है खुद ही यूनिवर्स के ये क्वांटम पार्टिकल्स, क्योंकि अभी हम इस यूनिवर्स के जिन क्वांटम पार्टिकल के लिए थियरी बना रहे हैं ना, वो केवल यूनिवर्स का 5% ही हिस्सा है, क्योंकि यूनिवर्स का 95% हिस्सा तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है, जिसे हम अभी तक देख भी नहीं सके। तो ऐसे मिसिंग यूनिवर्स के इतने बड़े हिस्से की इंफॉर्मेशन के बिना एक परफेक्ट थियरी ऑफ एवरीथिंग को बना पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल या फिर कहूं कि इम्पॉसिबल होगा। और शायद यही कारण है कि लगातार दुनिया भर के वैज्ञानिक डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पर अपनी रिसर्च तेज कर रहे हैं, और आशा यही है कि जैसे जैसे यूनिवर्स के बारे में हमारी नॉलेज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही हम थियरी ऑफ एवरीथिंग के और भी करीब आते जाएंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या कभी वो समय आएगा जब इस यूनिवर्स से जुड़ी सभी मिस्ट्रीज को हम सॉल्व कर पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करके जाना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।